मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिकल साइंस का क्लास में परमाणु संरचना के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोगों का आज का टॉपिक है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना हम लोग का कोर्स में है। परमाणु संरचना इंग्लिश नेम एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब है तो परमाणु, यहाँ पे हम लोग को परमाणु के ऊपर थोड़ा सा जानना है कि आखिर ये परमाणु क्या है, कहाँ पाया जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, परमाणु पदार्थ में होगा। परमाणु किस में होगा? पदार्थ में होगा। अब पदार्थ क्या है? पदार्थ हम उसको बोलेंगे जिसमें क्या, पदार्थ में जिसमें भार होता है। पदार्थ क्या हो? जिसमें भार हो, जो क्या करे, जगह घेरे। जिसमें भार हो, जो जगह घेरे। और तीसरा पॉइंट आता है जिसको हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके। ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके। हम लोगों को पता होगा ज्ञानेंद्रिया, हम लोग में 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 सेंस ऑर्गन्स। एक है आंख, जिसे हम लोग देख सकते हैं, नाक सूंघ सकते हैं, कान सुन सकते हैं, जीभ स्वाद ले सकते हैं, और एक आता है त्वचा। त्वचा के द्वारा हम लोग अनुभव कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें जिसमें होगी, जिसमें भार हो, जो जगह घेरे, और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। तो हमारे आसपास जो भी है सब पदार्थ की कैटेगरी में आता है। तो अब ये पदार्थ तो क्या है? जिसमें भार हो, जो जगह घेरे, जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके। ज्ञानेंद्रिया कहने का मतलब आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जो कि तुम लोग पहले से ही जानते हो। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट जाता है परमाणु। तब क्या है परमाणु? ये इस पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप है। इसका सूक्ष्मतम कण है। इसका क्या बोलते हैं? सबसे छोटा से छोटा कण, ये सूक्ष्मतम कण। इसके लिए क्राइटेरिया है कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकेगा। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है और रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब भाग लेगा। और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। तो परमाणु पे हमको जाने के लिए पहले पदार्थ पे जाना है, कारण परमाणु क्या है? पदार्थ का पार्ट है। तो परमाणु अब क्या हुआ? परमाणु इसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, जो क्या है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ करेगा। तो ये क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ओके, आगे बढ़े। डाल्टन के आधार पर अगर हम लोग परमाणु संरचना को देखें, परमाणु संरचना किसके आधार पर? डाल्टन के आधार पर। ये डाल्टन ने ये हमको बताया था। डाल्टन के आधार पर परमाणु संरचना क्या है? ये पदार्थ का सूक्ष्मतम, ये तो सूक्ष्मतम कण है, ये सूक्ष्मतम कण है, मतलब छोटा से बहुत छोटा कण है, सूक्ष्मतम कण है। लेकिन उन्होंने एक बात बोला था कि ये अविभाज्य है, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, अविभाज्य है। और साथ साथ क्या बोला था इन्होंने? ये कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ये सब ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो डाल्टन की परमाणु संरचना के अनुसार
परमाणु क्या है, किसी पदार्थ का ये सूक्ष्मतम कण है, ये अविभाज्य है, मतलब इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ये तो डाल्टन ने बताया था, लेकिन जे थॉमसन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन और चैडविक, थॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड और चैडविक ने प्रयोग द्वारा दिखाया कि ये विभाज्य है। परमाणु क्या है, विभाज्य है, मतलब ये तोड़ा जा सकता है। डाल्टन ने परमाणु संरचना में बताया था कि ये पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, ये अविभाज्य है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। लेकिन हम लोगों के जो साइंटिस्ट थे इसके बाद आए, थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक, थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक, रदरफोर्ड, ये जो हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि प्रयोग के आधार पर इन्होंने निकाला कि परमाणु विभाज्य है और परमाणु अविभाज्य, बस यहाँ पे थोड़ा सा कैंसिल हुआ कि परमाणु अविभाज्य से विभाज्य हो गया। परमाणु अविभाज्य हुआ तो किसमें हुआ, परमाणु 3 में विभाजित है। हम लोग बोलेंगे परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित है। यानी परमाणु में ये 3 कण पाए जाते हैं। ये 3 प्राइमरी कण है जिससे मिलकर एक परमाणु का निर्माण होता है, जिससे मिलकर इन परमाणुओं का निर्माण होता है। यानी परमाणु हमारा विभाज्य है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये हो सकता है कि किसने कहा था परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। ये सर्वप्रथम परमाणु संरचना डाल्टन ने दिया था, जिसके आधार पर क्या था, परमाणु अविभाज्य था। उसके बाद थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक, रदरफोर्ड, इन्होंने प्रयोग द्वारा निकाला कि परमाणु विभाज्य है। इन लोगों के आधार पर क्या था, परमाणु विभाज्य है। परमाणु को विभाजित करके इन्होंने देखा कि परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। यानी परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। हम लोग अब क्या देखें, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो परमाणु में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज, इस पर हम लोग जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज, इस पर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए सन 1897 में जे थॉमसन, सन 1897, यहाँ पर सर जे थॉमसन ने इन्होंने क्या किया था, कैथोड किरणों का खोज किया था, जिसका नाम इन्होंने इलेक्ट्रॉन रखा। एक कैथोड किरणों का इन्होंने खोज किया, कैथोड किरण की खोज हुई, जिसका नाम बाद में क्या पड़ा, इलेक्ट्रॉन दिया गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 में 1897 में जे थॉमसन ने किया था, जिन्होंने उसको उस समय कैथोड किरण बोला। बाद में इसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया। बाद में इसका नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन दिया गया। इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग किया था। प्रयोग के आधार पर इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन कैसे क्या है, मतलब एक प्रयोग द्वारा ये दिखाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, एक बेलनाकार नली लिया था। इन्होंने क्या किया, इसके लिए एक बेलनाकार नली लिया था। इसकी लंबाई अप्रोक्सीमेट 30 सेंटीमीटर। ये कितना लंबा था, अप्रोक्सीमेट 30 सेंटीमीटर लंबाई थी, और इसका व्यास था 4 सेंटीमीटर करीब। यहां से यहां तक ये कितना था, 4 सेंटीमीटर। तो एक जो इन्होंने प्रयोग किया, यहाँ पे प्रयोग द्वारा दिखाने के लिए इन्होंने एक बेलनाकार नली लिया था, जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर और व्यास 4 सेंटीमीटर था। इसके दोनों सिरे पर इन्होंने
क्या बोले, दो इलेक्ट्रोड, दो मेटेलिक प्लेट लगा दिए थे जिसका नाम इलेक्ट्रोड दिया गया। यहाँ पे दो सिरे थे, यहाँ पर इन्होंने दो प्लेट लगा दिए और इस प्लेट का कनेक्शन इन्होंने हाई वोल्टेज बैटरी से कर दिया, उच्च विभवांतर वाली बैटरी से कर दिया था। उच्च विभवांतर वाली बैटरी से करने के कारण इसका नाम, इसका एक सिरा मान लेते प्लस है, ये वाला है माइनस। ये सिरा, ये हमारा बैटरी है, यहाँ से निकलकर इस सिरे से जो इलेक्ट्रोड का जो कनेक्शन है हम लोग प्लस से किए, और यहाँ पर क्या था, जो ये वाला सिरा है इस इलेक्ट्रोड का हम लोग किससे कर दिया, माइनस से कर दिए। तो जो सिरे को हम लोग धन रूप से जोड़े, यहाँ पे प्लस वाला कनेक्शन जिससे है इसका नाम एनोड रखा गया, और जो प्लस वाले सिरे से जिसका कनेक्शन किया गया उसका नाम कैथोड, उसका नाम कैथोड रखा गया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज में इन्होंने एक प्रयोग द्वारा दिखाया। इन्होंने क्या किया था, एक ट्यूब लिया, एक बेलनाकार, यहाँ पर बेलनाकार नली लिया था जिसकी लंबाई अप्रोक्सीमेट 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी। दोनों सिरों पर इन्होंने धातु के दो प्लेट जोड़े, एक और इन प्लेट्स का कनेक्शन इन्होंने बैटरी से किया था, हाई वोल्टेज बैटरी, उच्च विभवांतर वाली बैटरी से कर दिया था। जो सिरा इसके धन ध्रुव से जुड़ा था उसको एनोड कहा गया, और ऋण ध्रुव से जो जुड़ा था वहां पर उसको कैथोड कहा गया। यहाँ पर एक बात हम लोग देखते हैं, साधारण वायुमंडलीय दाब पर वायु क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। साधारण वायुमंडलीय दाब पर, साधारण वायुमंडलीय दाब, नॉर्मल जो हमारा वातावरण का दाब होता है, साधारण वायुमंडलीय दाब पर ये जो वायु या गैस जो भी है, वायु या गैस क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, यानी विद्युत उसमें से नहीं पास हो सकता है, विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन जैसे जैसे दाब कम होता है ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे घटाते जब है तो ये इसकी चालकता बढ़ जाती है, वायु या गैस उस समय क्या होता है। लेकिन दाब को जब हम लोग क्या करते हैं, दाब कम करने पर किसका, वायुमंडल अंदर जो हमारी नली के अंदर जो वायु है उसका दाब जैसे जैसे हम लोग कम करेंगे, हम लोग देखेंगे अंदर उपस्थित वायु या गैस जो भी है, वायु या गैस जो भी है, ये क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है, मतलब इसके अंदर से विद्युत धारा आसानी से जा सकती है। तो इसके अंदर तो पहले वायुमंडलीय दाब नॉर्मल, जैसे अगर हम लोग ट्यूब लेते हैं जो वायुमंडलीय दाब था वैसा ही रहता है। तो वायुमंडलीय दाब को कम करने के लिए, यानी वायु को वहां पे कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक वायु चूसक पंप लगाना पड़ेगा, जिसके द्वारा क्या करेंगे, हम लोग वायु को चूसकर बाहर निकाल देंगे। ये जान रहे हो नॉब है, इसको घुमाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, वायु अंदर की मतलब इसको ऑन ऑफ किया जाता है। यहाँ से इस जो नलिका है यहाँ पे इसका कनेक्शन हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम पंप यानी वायु चूसक पंप से कर देते हैं। वायु चूसक पंप का काम है कि अंदर की वायु को चूसकर बाहर निकाल देना, जिससे क्या हो, अंदर जो है वायु का दाब कम हो जाए, अंदर जो है वायु का दाब कम हो जाए। हम लोग देखते हैं कि जब 8 मिलीमीटर ऑफ Hg हो जाता है, पहला दाब जब 8 मिलीमीटर Hg, पारे के दाब के दाब यहाँ पे हम लोग जानते हो वायुमंडल का दाब हम लोग पारे के दाब के आधार पर निकालते हैं। 8 मिलीमीटर Hg जब हो जाता है और इसके बीच का विभवांतर, विभवांतर क्या है, यहाँ पर ये क्या है, दाब है, ये क्या है, दाब है,
दाब के कितने के बराबर हुआ 8 मिलीमीटर Hg, और विभवांतर जब 10,000 वोल्ट से 15,000 वोल्ट सॉरी इतना हो जाता है, उस समय हमारा पहला विसर्जन, मतलब पहला हमको रेस देखने को मिलता है। पहला विसर्जन, फर्स्ट विसर्जन उस समय हमको देखने को मिलता है। पहला विसर्जन हमको उस समय देखने को मिलता है। इसके बीच इसके बाद जब हम लोग दाब को और कम कर दिए, दाब को और कम कर दिए, मतलब अब 8 मिलीमीटर पर Hg से घटाकर इसको हम लोग कर दिए 0.01 मिलीमीटर ऑफ Hg। इतना अगर दाब कर दिए, मतलब और कम हो गया, 8 मिलीमीटर से और कम हो गया, हम लोग देखेंगे उस समय इधर से कैथोड से एक अदृश्य किरणें, कैथोड से अदृश्य किरणें एनोड की ओर चलने लगती है। यहाँ पर इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। एक अदृश्य किरणें कैथोड से एनोड की ओर चलने लगती हैं। अदृश्य किरणें ये कैथोड से एनोड की ओर चलने लगती है। ये चूंकि कैथोड से निकल रही है, इसलिए कैथोड से निकलने के कारण ये किरणें कहां से निकल रही है? कैथोड से निकल रही है। कैथोड से निकलने के कारण इसका नाम हम लोग कैथोड किरणें भी देते हैं। इसको हम लोग कैथोड किरणें कहें। कैथोड से निकला इसलिए इसका नाम कैथोड किरणें। ये कैथोड की जो विपरीत दीवार है, यहाँ पर एक इस साइड में जाकर एक यहाँ पर एक हल्की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। ग्रीन कलर का एक हल्का आभा हमको दिखाई दे पाया, जिससे पता चलता है कि ये किरणें हमको वहां पर दिखाई देती। अगर यहाँ पर हम लोग कुछ रिफ्रैक्टिव कुछ लगा दे, जहां से ये रिफ्लेक्ट होकर दिखाई दे, तो भी हमको बीच में ये दिखाई देगा। ठीक है, तो ये विपरीत दीवार पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करेगा। अगर हम लोग बीच में कुछ दे दे प्रतिदीप्ति देखने के लिए, अगर हम लोग जानते हो व्हाइट रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है, तो व्हाइट कलर का अगर कुछ हम लोग कागज वगैरह दे दे या कुछ अलग कुछ दे, तब भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये हमको बीच में भी दिखाई देती है। ओके, ये किरणें क्या होती है? बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती है। यहाँ पर हम लोग जैसे ये है कैथोड से एनोड की ओर किरणें बढ़ रही है, ये किरणों की दिशा इस प्रकार है, ये कैथोड से एनोड की ओर ये बढ़ रही है। ठीक, तो ये एक किरण पुंज के रूप में अगर ये बढ़ रही है, इसके बाद अगर हम लोग बीच में, इसके बीच में अगर कोई हम लोग पदार्थ रख दे, ऑब्जेक्शन रख दे, हम लोग देखेंगे कि इतने पोर्शन की से किरण नहीं पहुंच रही है, लेकिन इसके बाद वाले साइड से किरण यहाँ पर जाकर छाया उत्पन्न कर रही है। इसका मतलब क्या है कि किरण जो ये गुजर रही है, यहाँ से ऑपोजिट साइड में जाकर ये किरण क्या करती है? छाया उत्पन्न करती है। ये छाया उत्पन्न करती है और ये स्ट्रेट लाइन में गुजरती है, और ये क्या होती है? तो इसका ये गुण प्रॉपर्टीज में चला जाएगा। तो मार्ग में अगर कोई अपारदर्शक वस्तु आ गई, उसकी छाया ये उत्पन्न करेगा। अगर बीच में अगर हम लोग यहाँ पर कोई एक पैडल दे दे, व्हील दे दे, व्हील मतलब समझो जैसे पंखे का कुछ थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा इस प्रकार का अगर हम लोग व्हील जैसा कुछ बना दे, हम लोग देखेंगे कि ये व्हील रोटेट करने लगता है। व्हील भी क्या होता है? रोटेट करने लगता है। व्हील घूमने लगता है। व्हील क्या होता है? घूमने लगता है। कारण क्या है? इसमें थोड़े से द्रव्य कणों से, ये छोटे छोटे द्रव्य कणों से बना है, जो क्या करता है? इस व्हील को घूमने में मदद कर देता है। इस व्हील को घूमने में मदद करता है। ये इसके ऊपर विद्युत तथा चुंबक का भी प्रभाव पड़ता है। इसके ऊपर विद्युत तथा चुंबक का प्रभाव पड़ता है। इसके लिए इस रेस को अगर मैं छोटा करूं, मान लेते हैं ये सीधे इस प्रकार से जा रही है, यहां से यहां तक ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ठीक, ये थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहां पर मैं दो प्लेट ले आया,
एक माइनस था, एक प्लस। तुम लोग जानते हो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं एक सिरा माइनस होता है, एक सिरा पॉजिटिव। इसको हम लोग अलग से ले जाके कनेक्ट कर दिए। हम लोग देखेंगे ये किरण जस्ट प्लस वाले प्लेट की ओर ऐसे मुड़ जाती है, ये किरण प्लस वाले प्लेट की ओर मुड़ जाती है। तो इससे पता क्या चला कि इसके ऊपर विद्युतीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, और ये प्लस की ओर इसलिए मुड़ा, कारण ये क्या है, नेगेटिव साइड से उत्पन्न होता है, इसलिए ये नेगेटिव किरणें हैं और ये प्लस द्वारा अपनी ओर आकर्षित हो जाती है। तुम लोग जानते हो समान ध्रुव में मतलब विपरीत अगर आवेश है तो जाके आकर्षण होता है। ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए क्या है, प्लस की साइड में गया। इसके बाद इसको हटाकर अगर हम लोग एक मैग्नेट ले आए, ये जा रहा है स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर अगर हम लोग मैग्नेट ले आए, नॉर्थ साउथ, हम लोग देखेंगे इसमें भी एक विक्षेपण दिखाई देता है, इसमें भी एक विक्षेपण दिखाई देता है। तो ऐसे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे ध्रुव को चेंज करें, ऊपर नॉर्थ को ले जाए साउथ, उस समय हम लोग देखेंगे ये वाला साइड ऐसे घूम गया। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसके ऊपर विद्युत का भी प्रभाव पड़ता है, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। ओके, इसके बाद हम लोग ये जो इसके अंदर हम लोग डिफरेंट कलर क्या बोलेंगे इसको, कैथोड की जो प्लेट्स है, इसको हम लोग अगर डिफरेंट धातु की भी यूज करें, सभी के केसेस में हमको एक ही जैसा मिलेगा। तो इसको हम लोग एक वीडियो द्वारा देखते हैं, यहाँ पर हम लोग कैथोड रे ट्यूब को देख रहे हैं। ये कैथोड रे ट्यूब है, इसका एक सिरा प्लस और एक सिरा माइनस से जुड़ा हुआ है। माइनस वाला जिससे कनेक्ट है उसको हम लोग कैथोड बोले, और प्लस वाला जिससे जुड़ा है उसको एनोड बोले। ओके, यहाँ पर वैक्यूम पंप, इसके द्वारा मतलब क्या है कि वैक्यूम को हम लोग अंदर के दाब को हम लोग कम करते हैं। ये अभी अंदर का दाब को हम लोग 0.01 मिलीमीटर Hg यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसको हम लोग कम कर रहे हैं। और इसके बाद इसका जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 kV से 20 kV तक ले जाते हैं, 10 kV से 20 kV तक ले जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। तो जब 10 kV से 20 kV तक ये यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस गया, तो यहाँ से एक किरण निकल के इधर की ओर जा रही है। किरण निकलना, इसी को हम लोग कैथोड रेस बोले। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रेस। ये उत्पन्न कहाँ से होता है, कैथोड के साइड से, देयरफॉर इट्स कैथोड रेस। इसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो इस इधर से किरण उधर नहीं जा पाती है। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन में जाती है, और इस यहाँ पे, और ये जो पैडल है यहाँ पे जब हम लोग किरण को पड़ रही है तो ये क्या होती है, घूमती है, जिसके चलते क्या होता है कि हमको ये पता चलता है कि ये द्रव्यकण है, इसमें थोड़ी सी मात्रा है। यहाँ पर एक स्टेट जा रही है, यहाँ पर अगर हम लोग विद्युतीय क्षेत्र ले आए, ये प्लस की ओर मुड़ गई, जो मैं बोर्ड पे दिखा रहा था। तो यहाँ पर इसके मतलब विद्युतीय गुण है। इसके बाद अगर मैं चुंबक को ले आया, तब भी ये क्या होगा, उधर की ओर आकर्षित हो जाए, जिससे ये पता चलेगा कि इसमें चुंबकीय गुण भी उपस्थित है, चुंबकीय गुण भी इसमें उपस्थित है। यहाँ पर भी हम लोग कैथोड रेस को देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक मैग्नेट को लिया जा रहा है, ये अब लाइट अपने मार्ग से डिस्प्लेस हो जा रही है, मतलब स्ट्रेट लाइन को ये फॉलो उस समय नहीं कर रही है। ठीक, ये घुमा दिया यहाँ पर, इसको मैग्नेट के चलते क्या हो गया, मैग्नेट का इफेक्ट पड़ रहा है। अब इसका साइड उल्टा कर देने पर यहाँ पर भी ये उल्टे साइड में ये विक्षेपित हो जा रही है, यानी इसके ऊपर मैग्नेट का भी इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि चूंकि परमाणु क्या होता है, विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, तो हमको अगर नेगेटिव अगर कोई मिले तो वहां पर एक पॉजिटिव भी होना चाहिए। नेगेटिव अगर है तो पॉजिटिव भी होना चाहिए, क्योंकि परमाणु क्या है, विद्युतीय रूप से उदासीन है। हम लोगों को यहाँ पर पता चला इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या था, नेगेटिव था, तभी तो ये प्लस की ओर विक्षेपित हो रहा था, ऋणात्मक था। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या था, ऋणात्मक था। तो इसका मतलब क्या है, तो एक कोई ऐसा भी कण होना चाहिए
जिसके ऊपर धनात्मक आवेश उपस्थित हो, नहीं तो ये क्या है, उदासीन अवस्था में नहीं रह सकता है। तो इसके ऊपर फिर सेम ऐसा ही एक प्रयोग 1886 में गोल्डस्टीन, सन 1886 में गोल्डस्टीन 1886 में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने इसके ऊपर दिखाया। इन्होंने भी वही किया कि यहाँ पर एक विसर्जन नली लिया, यहाँ पर इन्होंने दो प्लेट्स जैसे इससे पहले लगाए थे उसी प्रकार से दो प्लेट्स लगाए। इधर का एक सिरा माइनस, एक सिरा प्लस से कनेक्ट कर दिया गया। यहाँ पर जो वैक्यूम पंप है इसके सहारे इसके अंदर के वायुपूरक पंप द्वारा इसके अंदर की वायु को निकाल दिया गया और इसके अंदर का दाब जो पहले जैसा था 0.01 मिलीमीटर ऑफ Hg उतना ही कर दिया गया। इसके अंदर का दाब 0.01 मिलीमीटर Hg और इसके बीच का विभवांतर 10,000 वोल्ट हो गया। इसके अंदर का वो 10,000 विभवांतर कितना कर दिया गया, 10,000 वोल्ट कर दिया गया। अब कैथोड की ओर से, तो यहाँ पर क्या है, कैथोड की ओर से जो दीवार है वहां पर एक जिंक का प्रलेप लगा दिया गया। कैथोड की ओर से एक ये जो हम लोग प्रलेप लगाए इसको जिंक सल्फाइड का एक प्रलेप जैसा लगा दिया गया। तो जिंक सल्फाइड का प्रलेप जैसे लगा दिया गया तो यहाँ पर भी एक हम लोग एक प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, एक हम लोग भी एक आभा यहाँ पर हमको देखने को मिली। पहले तो हम लोग देख रहे थे सिर्फ इधर की ओर आभा मिल रही थी, अब अगर इस साइड के दीवार पे जैसे ही जिंक का प्लेट लगाया गया इस साइड में भी एक आभा देखने को मिली। तो हमको ये पता चला कि उधर से भी एक किरण इधर की ओर आई। ये चूंकि एनोड चूंकि ये धन साइड से उत्पन्न हुआ इसलिए इसका नाम धन किरणें भी कहा गया। इसको धनावेशित किरणों के कारण इसको धन किरणें कहा गया। और इसके बाद ये अगर हम लोग इसके बाद ये देखें इसके थोड़ा सा प्रॉपर्टी को हम लोग चेक कर रहे थे, तो प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए यहाँ पर ये धन किरणों का गमन करवाने के लिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा ये साइड थोड़ा सा आगे कर दिए और यहाँ पर जिसको रखे ये थोड़ा सा होल कर दिए, यहाँ पर होल करके कैथोड वाले प्लेट्स को होल कर दिए, कैथोड वाले प्लेट्स को होल कर दिए। हम लोगों को दिखाई दिया कि यहाँ से होकर किरणें निकल रही है, यहाँ से होकर किरणें निकल रही है। क्योंकि यहाँ से होकर किरणें निकल रही थी, ये कैनाल से होकर किरण निकल रही है, इस होल से पास होने के कारण इसका नाम कैनाल किरणें, कैनल से पास हुआ इसलिए इसका नाम कैनाल किरणें दिया गया। इसका नाम क्या दिया गया, कैनाल से पास होने के कारण कैनाल किरणें भी इसका नाम दिया गया। धन आवेश युक्त होने के कारण इसका नाम क्या दिया गया, धन किरणें। एनोड के साइड से ये गमन हुआ, एनोड से ये उत्पन्न हुआ तभी तो ये इधर की ओर जा रहा है, इसलिए इसका नाम एनोड किरणें, इसका नाम एनोड किरणें। तो इसके तीन नाम हुए, एनोड किरणें, धन किरणें और कैनाल किरणें। ये वाला पॉजिटिव साइड प्लेट से उत्पन्न हो रहा था इसलिए धन किरणें, एनोड से उत्पन्न हुआ एनोड किरणें, कैनाल से पास होने के कारण इसका नाम क्या हुआ, कैनाल किरणें। ओके, इसके बाद इसका हम लोग एक तो उत्पन्न होने पर एक तो वीडियो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग कैनाल रेस को देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे हम लोग का अरेंजमेंट हमने देखा कि यहाँ पर ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर एनोड है, हाँ यहाँ पर ये बनाया गया है। तो यहाँ से जैसे ही किरणें निकलेगी यहाँ पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी। ओके, तो यहाँ से ये साइड से प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई, यहाँ पर होल बना हुआ था, ये किरण जाकर यहाँ पे टकरा रही है और ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है।
इस वीडियो में थोड़ा सा देखें, यहाँ पर ये होल बना हुआ है, एनोड यहाँ पर है। यहाँ से जब किरणें गुजरेगी कैथोड के साइड से, तो इधर से भी एक किरण हमको आनी चाहिए। ये निकल कर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, एक किरण यहाँ पर भी, ये किरण कैथोड से निकल कर आगे जा रही है, बीच में जो वायु है उससे भी टकराएगी, तो एक धन आवेश उत्पन्न होगा, जो कि यहाँ से पास होते हुए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आयंस में बदलेगा। और ये जो धनावेश युक्त कण है ये इस साइड से होते हुए आगे बढ़ेगा, कारण इधर वाला साइड नेगेटिव है, और यहाँ पे जैसे ही गिरेगा एक पॉजिटिविटी उत्पन्न होगी। देखिए प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने प्रोटॉन रखा। जे थॉमसन ने यहाँ पे इन्होंने दिखाया था कि इसको ये धनात्मक किरण है। हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसके थोड़े से डिफरेंस बोलो या थोड़ा सा ये बोलो, इसको देख लेते हैं क्या बोलते हैं, अंतर एक टाइप से। यहाँ पर आवेश, अगर हम लोग आवेश देखें, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है। आवेश क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक, और ये आवेश जो है बराबर होता है, ये आवेश कितने के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम के। ये भी, इस पर भी आवेश उतने के ही बराबर होगा, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलॉम। अंतर बस इतना ही रहेगा कि ये वाला माइनस है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन वाला क्या है, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन वाला क्या है, नेगेटिव में होगा, और प्रोटॉन वाला क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया। इलेक्ट्रॉन की मात्रा अगर हम लोग देखें, इसकी मात्रा होती है 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। इलेक्ट्रॉन की मात्रा 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, जो कि हाइड्रोजन की मात्रा का, ये क्या है, हाइड्रोजन के साथ अगर तुलना करें, हाइड्रोजन की मात्रा का 1/1837 भाग होता है। हाइड्रोजन की मात्रा का इतना ये भाग होता है। इसके बाद प्रोटॉन की मात्रा ये हाइड्रोजन की मात्रा के बराबर होता है, और इसका लगभग 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ये हाइड्रोजन की जो मात्रा है उसके बराबर होता है। हाइड्रोजन की मात्रा के ये हाइड्रोजन की मात्रा के बराबर होता है। अगर हम लोग इसका E/m देखें, आवेश और मात्रा का अनुपात E/m, तो E/m अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे देखो E/m का मान कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई m कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, इतना लगभग है, यानी कूलॉम पर ग्राम। कूलॉम पर ग्राम ये बराबर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये बराबर होता है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा 28, ये करीब करीब आएगा 1.76 इंटू 10⁻⁸ कूलॉम
पर ग्राम। और उसके केस में देखें E by m, E का मान यहाँ पर कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई इसमें है 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ये भी है कूलम पर ग्राम। इसका E by m अगर मैं कैलकुलेट करूं ये आएगा 9.58 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम। इसकी मात्रा इतनी आएगी, इसकी मात्रा आएगी इतना। ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का पर आवेश ऋणात्मक होता है, साथ साथ ये इस पर जो आवेश होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के। प्रोटॉन पर जो आवेश है वो धनात्मक है, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर है। इसकी मात्रा को हम लोग m से दिखाते हैं। मात्रा इलेक्ट्रॉन के लिए है 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, जबकि प्रोटॉन की मात्रा होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन की मात्रा को अगर हाइड्रोजन की मात्रा के आधार पर देखें, ये उसका 1837वां भाग है, और प्रोटॉन की मात्रा हाइड्रोजन की मात्रा के बराबर है। अगर हम लोग E by m का रेशियो निकाले तो ये आता है 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, और प्रोटॉन के लिए अगर देखें तो उसका आता है 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। इतना ये आता है। ठीक, इसके बाद हम लोगों का आएगा थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन के परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल में क्या है कि जे थॉमसन, ये इसके ऊपर अपना थ्योरम दिया था जे थॉमसन ने 1904 में देने वाले, उनकी के नाम के आधार पर ये थॉमसन का परमाणु मॉडल हो गया था। जे थॉमसन कब दिया था 1904 ईस्वी में। ये सन 1904 में इस मॉडल को दिया था। उन्हीं के नाम के आधार पर ये थॉमसन का परमाणु मॉडल हो गया। परमाणु क्या है, उनके आधार पर क्या था, परमाणु अति सूक्ष्म, बहुत ही छोटा गोलाकार कण है। परमाणु क्या है, बहुत ही छोटा गोलाकार कण है। ओके, परमाणु यहाँ पर उनके आधार पर क्या था, बहुत ही छोटा गोलाकार कण होता है। और ये क्या है, विद्युत उदासीन कण है। ये क्या था, विद्युत उदासीन कण था। ये विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। इसमें अगर विद्युतीय रूप से उदासीन होंगे, ये कब उदासीन होंगे, यहाँ पर जब धन और ऋण आवेशों की संख्या बराबर होती है तभी ये बराबर होगा। उनके आधार पर क्या था कि ये पूरा, यहाँ पर ये पूरा जो है ये धनावेशित है, ये पूरा क्या है, धनावेशित है। और इसमें क्या है, ये पूरा जो भाग है ये पूरा धनावेशित है। जितना पोर्शन लाल से दिखाई दे रहा है ये पूरा धनावेशित है। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं। इसके अंदर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं। इसको माइनस से दिखाते हैं, कभी कभी ये भी लिख देते हैं 3 4। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर ये विद्युतीय उदासीन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन धंसे हैं और बाकी जो ये साइड है जो रेड से दिखाया गया है, ये वाला ये टोटल पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ है। धनावेश के ऊपर ऋण आवेश धंसा हुआ है। तो ये एक टाइप से देखने में लग रहा है कि तरबूज,
जैसा है, इसलिए इसको तरबूज मॉडल भी हम लोग बोलते हैं। तरबूज का शेप कुछ इस प्रकार होता है। अगर तरबूज मॉडल थॉमसन के तरबूज मॉडल का वर्णन करने के लिए बोला जाएगा, तब हम लोग इसी को हम लोग को वर्णन करना है। तरबूज का शेप भी कुछ इस प्रकार होता है। ऊपर से अगर हम लोग काट दे, यहाँ पर हमको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। और इसके अंदर इसके जो दाने होते हैं वो कुछ इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, धसे हुए रहते हैं। इस प्रकार से ये दाने धसे हुए रहते थे। उन्होंने इसको क्या माना कि ये इलेक्ट्रॉन है, और बाकी जो है, जो रेड कलर का पोर्शन है, उन्होंने उसको क्या माना था, धनावेश है। उन्होंने उसको क्या माना था कि धनावेश है, यानी धनावेशित भाग में ये जो ऋण आवेश है ये फंसा हुआ है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, तरबूज मॉडल भी है। लेकिन ये जो तरबूज मॉडल है, परमाणु के स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति कैसे होती है इसकी व्याख्या करने में असफल रहा, जिसको कि सन 1911 में, कब, 1911 में रदरफोर्ड ने, जिसको कि 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के पॉकिनन प्रयोग द्वारा व्याख्या किया था। अल्फा कणों के पॉकिनन प्रयोग द्वारा व्याख्या किया था। पॉकिनन प्रयोग द्वारा उसको दिखाया, और ये जो तरबूज मॉडल है बोला कि ये गलत है। अल्फा कणों के पॉकिनन का जो रदरफोर्ड का मॉडल है, इसको हम लोग आगे वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।